हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट को। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर जो कि हमारा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के फर्स्ट पार्ट को देखा था। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे जो आदि मानव थे वो आखेट करके यानी शिकार करके एक जगह से दूसरे जगह जाकर शिकार करके जंगलों जंगलों जाकर के अपने भोजन के लिए वो इस तरह से निर्भर होते थे और कैसे उनके जीवन में लेकिन बदलाव आया, कैसे वो आखेट खाद्य संग्रह करते करते धीरे धीरे भोजन उत्पादन करने लगे, कैसे वो कृषक बने, कैसे जलवायु में परिवर्तन आया, कैसे कुछ प्राकृतिक फसलें जो हैं कुछ अनाज जो थे वो खुद प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे, कैसे आग की खोज हुई थी, कैसे वो पशुपालक बने। हमने इन सब चीज़ों को अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम अपने इसी चैप्टर को अपने इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं और बढ़ाते हैं अपने इस वीडियो को आगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। तो जब वे कृषक बने तो जाहिर सी बात है कि उनका जीवन जो था वो बदला। तो किस तरह से बदला, किस तरह से उनके नए जीवन की शुरुआत हुई, हम उनको यहाँ पे देखेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह ही बहुत लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को बोझ, भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना बहुत आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो जब लोग कृषक बने तो वो फसल उगाने लग गए। तो हमने देखा है, आपने भी अगर आपके घर में मतलब आपको खेत होगा तो आपको पता होगा कि कैसे फसल उगते हैं। एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। कुछ फसल जो है कुछ ही महीनों में पक के तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ फसलों को पकने में साल साल भर लग जाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस होता है। बीज बोने से लेकर के उसमें सिंचाई करना होता है, खरपतवार से उसे हटाने पड़ते हैं, जानवरों से उनकी रक्षा करनी पड़ती है ताकि जानवर उस फसल को ना खा जाए। तो जब तक कि फल हमें मिल ना जाए, हमें अनाज मिल ना जाए पक करके, तो हमें वहीं पे रहना पड़ता है, वहाँ पे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत मतलब आवश्यकता महसूस हुई कि अगर हमें फसल उगाना है तो हमें एक जगह रहना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें एक जगह रहना पड़ा। इनसे उनके एक नए जीवन की शुरुआत हुई। और जब अनाज मिला उन्हें, अनाज पककर तैयार होता था, तो उनमें से वो कुछ अनाज को भोजन के लिए रखते थे और उनमें से कुछ को जो है वो लोग बीज के रूप में रख देते थे। जैसे कि अगले सीजन में फिर जब उन्हें वो फसल लगानी होंगी तो वो इन्हीं को बीज के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो जब उन्हें इनको संभाल के रखने की बात सोचने लगे तो उन्हें तब भंडारण की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें भंडारण करना चाहिए इन अनाजों का। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। तो अब भंडारण करना था तो उन्हें किसी पात्र में ही रखना होगा, किसी बर्तन में ही रखना है या फिर किसी जगह में ऐसे रखना था। तो इसके लिए बहुत से लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जिसमें उन्होंने भंडारण किया। टोकरियाँ बनाई, बड़े बड़े टोकरियाँ बनाई या फिर ज़मीन में गड्ढे खुदवा के उन्हें रखा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो शिकारी थे, पहले जो शिकारी होते थे, भोजन संग्रह करते थे शिकार कर करके, वो लोग जो हैं क्या वो लोग बर्तन बनाते होंगे भोजन संग्रह करने के लिए? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लोग तो अपने भोजन के लिए एक जगह पे रहते ही नहीं थे। तो वो भोजन संग्रह क्यों करेंगे एक जगह पे, मतलब कि किसी बर्तन में रख करके? तो उन्हें बर्तन बनाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। वो एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपना जीवन यापन करते थे। अपने भोजन के लिए वो एक जगह रहते ही नहीं थे। तो उन्हें बर्तन बनाने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता महसूस हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब हमने अनाज का तो देख लिया, कैसे अनाज का खाद्य भंडारण किया। अब हम जानवर कैसे चलते फिरते खाद्य भंडार थे उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे कि उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, तो जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो यहाँ देखा कैसे पशुपालन जो था वो भोजन भंडारण का कैसे तरीका हुआ कि उनको लगा कि जानवर को अगर हम पालेंगे तो जानवर तो बच्चे देते हैं, जानवर में भी प्रजनन करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, तो
बढ़ेंगे, जानवरों को पालेंगे तो उनसे उनकी संख्या तो बढ़ेंगी ही, साथ ही वो लोग तो हमें दूध भी देते हैं, हमें मांस भी देते हैं, जो कि हमारे भोजन का स्रोत है, दूध और मांस। तो एक तरह से वो लोग भी हमारे भोजन के लिए वो चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। तो देखा हमने कैसे पशुपालन भी जो था वो भोजन के भंडारण का एक तरीका हो गया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? भोजन के अतिरिक्त हमने जो है जानवरों से मतलब मांस और दूध तो हमें मिलता ही है, साथ ही जो है जानवर बहुत सारे जैसे कुत्ते हो गए, उनको हम आज क्यों रखते हैं? घर की रखवाली करने के लिए रखते हैं। बहुत से जानवरों के खाल से जो है हम कपड़े बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, चमड़े के जो बहुत सारे जानवरों के खाल से बनते हैं। और फिर भेड़ों के जो है चमड़े से, यानी कि वो ऊन जो हम बनाते हैं, वो भेड़ के ऊपर जो ऊन रहता है उससे जो है गर्म कपड़े बनते हैं, ऊन बनता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं जानवरों को पालने के, बहुत सारी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं भोजन के अतिरिक्त। आरंभिक कृषि, और हाँ, हम जानवरों का प्रयोग खेती में भी तो करते हैं, हल चलाने के लिए। उस वक्त आप ट्रैक्टरों का यूज़ करते, लेकिन उस टाइम हल चलाने के लिए भी तो करते थे। अब पढ़ते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब आरंभिक कृषक और पशुपालक कैसे थे उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हमें कहा जा रहा है मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब हमें मानचित्र 2 में जो है पृष्ठ संख्या 13 पे मानचित्र को देखना है और वहाँ पे नीले वर्ग को, जैसा कि हमने लाल त्रिकोण वाले देखे थे, अब हमें नीला वाला देखना है। तो हमने जैसा कि पहले भी देखा था, यहाँ पे लाल त्रिकोण वाली कुरनूल गुफाएं ये सब देखा था, जहाँ पे पुरापाषाणिक पुरास्थल देखे थे हमने। तो अब हम यहाँ पे जो है नीले वर्ग का, जैसे कि ये बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर के इलाके में, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान की तरफ, ये चिरांद बिहार की तरफ, ये दाऊजली हुंडी, ये मणिपुर, यानी इधर जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट है ये इस तरफ आ जाती हैं। ये फिर कोल्डी हवा, या फिर महागढ़ा, ये सारे जो हैं नीले वर्ग वाले जो जितने भी स्थान हैं, ये सारे वे स्थान थे पुरातत्वविदों के अनुसार जहाँ पे कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का हमें प्रमाण मिला है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब चलते हैं आगे, क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरे उपमहाद्वीप में, जैसे कि हमने देखा उपमहाद्वीप मैंने बताया था वो थे सिर्फ भारत ही नहीं था, वो उसके जो बॉर्डर से जितने सारे देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पहले वो एक ही हुआ करते थे, अब अलग अलग देश हो गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे जो हैं सब हमारे उपमहाद्वीप में आ जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल जहाँ पे आरंभिक कृषक और पशुपालक मिले थे वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी कि आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो मैंने बताया कि पुरातत्वविदों का काम ही होता है खुदाई करना, उनसे जो उन्हें पौधे और पशुओं की हड्डियां मिलती हैं उनसे नमूनों का अध्ययन करते हैं वो। तो इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। तो पौधों और पशुओं के हड्डियों के नमूने मिले तो उनसे पता चला कि चलो पशु पालते थे, लेकिन अनाज के दाने जो हैं जले हुए रूप में मिले। सबसे रोचक ये थे जिनसे पता चला था कि उस वक्त जो है अनाज भी उगाते थे लोग। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ करके जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक जो है इनकी अनाज के दाने की पहचान कर सकते हैं कि ये किस अनाज के दाने हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रहेंगी। ये जो अनाज के जले दाने मिले मैंने बताया, इससे पता चला कि उस वक्त जो है अनाज की बहुत सारी फसलें जो हैं वो उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब हड्डियाँ मिल जाती हैं, वो किस जानवर की हैं वो उनका अध्ययन करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि ये किस जानवर की हड्डी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। अब कृषक बन गए, पशुपालक बन गए, उस तरह से कैसे उनका जीवन एक स्थायी जीवन हो गया, कैसे घुमंतु से वो स्थायी हुए, हम यहाँ वो देखेंगे।
पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। स्थायी जीवन तो वही जीवन हुआ ना कि जहाँ पे लोग जो है निवास करने लग गए, रहने लग गए, घर बना करके रहने लग गए। तो पुरातत्वविदों को जो है बुर्जहोम, यानी कि अभी हमने मैप में भी बुर्जहोम को देखा था, जो ऊपर वाले पार्ट में था कश्मीर में, मैंने बताया, वहाँ पे लोगों को गड्ढे के नीचे घर बने हुए मिले, जैसे कि गर्तावास कहते थे, यानी कि गड्ढे के, गर्त यानी कि गड्ढा और वास मतलब कि घर, गड्ढे के जो है नीचे घर मिले। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उन्होंने वो गड्ढे के नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो जब ठंड का मौसम होता होगा तो वे नीचे धरती के अंदर चले जाते होंगे गड्ढे वाले घर में, तो उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो पुरातत्वविदों को जो है झोपड़ी जो होते थे उसके अंदर भी जो है और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जब ठंड का मौसम होता होगा तो वो घर के अंदर पकाते थे, और जब गर्म के मौसम में वो घर के बाहर पकाते थे। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि मौसम के अनुसार वे घर के अंदर या बाहर रहते थे। यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक गर्तावास का चित्र बनाओ, तो बनाइएगा आप लोग एक गर्तावास, गड्ढे के घर का चित्र। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, और खुदाई में जो है पुरातत्वविदों को बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाणिक पत्थर जो होते थे, मध्य पाषाणिक, नव पाषाणिक पत्थर थे, तो बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे थे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे पत्थर मिले, जैसे कि हमने देखा था पूरा पाषाणिक पत्थर जो थे मोटे मोटे बड़े बड़े हुए करते थे, तो बहुत सारे ऐसे थे जो उन पूरा पाषाणिक पत्थरों से भिन्न थे। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा होगा तो उन्होंने उसी औजार पे जो है पॉलिश चढ़ा दी होंगी, उनको उनका धार जो है और पैना कर दिया होगा। ओखली और मूसल, ओखली और मूसल का तो प्रयोग हम आज भी करते हैं मिर्चियों को कूटने के लिए, कोई भी मसाले कूटते हैं ओखली में, मूसल में डाल करके। तो इसका प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, वो तो आज भी किया जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, आपके घर में ओखली और मूसल का प्रयोग होता है क्या? अगर होता है तो बताइएगा आप लोग। उसी तरह प्राचीन गांव में, आप आज भी गांव जाइएगा ना तो आपको आज भी गांव में ओखली मूसल का प्रयोग मिलेगा, देखने को मिलेगा। आपकी नानी दादी जो है वो ओखली में जो है अभी भी मिर्ची या फिर कुछ भी जो बड़े बड़े धनिया होता है वो सब को कूटती, उसी से मसाले तैयार करती हैं वो लोग। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, और उन्हें कुछ जो है औजार वो हड्डियों के औजार भी पुरातत्वविदों को मिले हैं जो हड्डियों से भी बनाए जाते थे औजार। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो आपको यहाँ पे एक देख रहे हैं ना कि एक मिट्टी का पात्र जैसा लग रहा है। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था, इन पर साज सजावट की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे अनाज भंडारण के लिए। तो बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लग गए। पहले बर्तनों को जो है अनाज भंडारण के लिए रखते थे, अनाज भंडार उसमें क्या करते थे, उसमें कुछ चीज़ रख देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग उसी बर्तनों पे जो है खाना भी बनाने लग गए। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जैसे अभी गेहूं, चावल जो है, दलहन सब हमारे अनाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो उस वक्त से शुरुआत हुई उसकी। उस समय जो है लोग चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज थे उनके अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लग गए थे। अब धीरे धीरे देखिए किस तरह से कितना ज़्यादा बदलाव आते रहा। अब लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे, कपड़े भी बनाने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब कपड़ा आपको पता है कपास से मिलता है, तो कपास भी जो है उगाने लग गए। इसके लिए उनका पता लगाया होगा कि इस कपास के पौधे से हम जो है कपड़े बुन सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? तो फिर ऐसी बात है, आप सोचिए ज़रा कि ये जो परिवर्तन आ रहे थे क्या ये हर जगह एक साथ आ रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, बहुत जगह पे
जो है लोग जंगली ही थे। अभी भी आप जाइएगा कि अंडमान निकोबार वाले द्वीप में चले जाइए, या फिर अब ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, अभी भी वो लोग जो है जानवरों को मार करके, मछलियों को पकड़ करके जो है अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, क्योंकि स्थायी जीवन अभी भी नहीं जी रहे हैं। तो उस वक्त भी ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि हर जगह बदलाव आए, बहुत सारे लोग जो हैं शिकार करके ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। तो वहीं दूसरे लोग जो हैं वो सभ्य होने लगे, धीरे धीरे कृषक बन गए, पशुपालक बन गए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बहुत सारे लोग जो थे अलग मौसम में जो है अलग खाना, अलग भोजन तैयार करते थे, अलग मौसम में अलग दूसरी जगह रहते थे। तो ये हर तरह का था, ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे अचानक से हर जगह सब लोग बदलने लग गए तुरंत में। जो है उनका रहने का, उनका खाने का तरीका सबका बदल गया अचानक से, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। हमने पहले ही मेहरगढ़ ढूंढ लिया था, चलिए हम एक बार फिर देख लेते हैं मेहरगढ़ को। मानचित्र 2 में जाएंगे, देखिए ये रहा मेहरगढ़, ये शायद महागढ़ा लिखा हो, नहीं नहीं ये रहा मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है। यह ईरान जाने वाले यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा बड़ा समतल स्थल है। ये मेहरगढ़ जो है ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ये रास्ते यानी कि बोलन दर्रे के पास एक हरा बड़ा ये समतल स्थान था। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। तो पुरातत्वविदों के अनुसार जो है, इतिहासकारों के अनुसार ये मेहरगढ़ ही वो पहला स्थान था, सबसे पहला स्थान था जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो है गेहूं जौ उगाना प्रारंभ किया और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। ये तो हमने पढ़ा कि कैसे जो है स्त्री पुरुष बच्चों ने जो है अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, फसल उगाने शुरू कर दिए थे। वो कहाँ के? संभवतः वो मेहरगढ़ के ही थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ पे जानवरों की भी हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भीड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। पुरातत्वविदों को हिरण के, सुअर की और जंगली जानवर तथा भीड़ बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये घर का यहाँ पे एक चित्र है, मेहरगढ़ के एक घर का चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मेहरगढ़ के घर जो हैं ऐसे ही दिखते थे, ये चौकोर टाइप के, इस तरह के। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। प्रत्येक घर में जो थे वो 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, उनमें से कुछ कमरे जो होते थे उनमें भंडारण का, अनाज भंडारण का काम किया जाता था। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। इसके लिए लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि जब मृतक मरते थे उसके सम्मान के लिए उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो उनसे जो उनकी जो प्यारी चीज़ होती थी वो उनके साथ वहाँ पे उनके साथ जो है कब्रों में रख देते थे। बहुत सारे जो है पुरातत्वविदों को खुदाई में बहुत सारी लाशों के साथ बकरियां मिली हैं, बहुत सारे के साथ बर्तन मिले हैं। तो इससे लगता है कि उनको ये सब चीज़ें जो है बहुत प्यारी होती होंगी, इसलिए उनके साथ वो रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो इस बकरी को जो है मृतक के परलोक में खाने के लिए यहाँ पे इस बकरी को रख दिया गया था। ऐसा लोग सोचते थे, इसके बाद भी जीवन है तो वो वहाँ जा करके क्या खाएगा, इसके लिए उन्होंने बकरी रख दी थी। ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में, ये तो हमने देख लिया, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र बनाया गया है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो यहाँ पे ये इंसान का कंकाल हमें दिख रहा है, ये इंसान का कंकाल है और इंसान के कंकाल के साथ ये शायद बकरी का कंकाल हमें दिख रहा है।
चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। आपको जो यहाँ पे चित्रकारी दिख रही है ये फ्रांस के गुफा में की गई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। आपके पास अगर एटलस है तो आप उसमें फ्रांस ढूंढिए। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। ये जो गुफा है इसकी खोज जो है 100 साल पहले 4 स्कूल के छात्रों ने किया था। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई चित्र जानवर के हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है। यहाँ जैसे ये गेंडा टाइप का लग रहा है। तो इन गुफाओं में जो है दीवारों पर कैसे जानवरों के चित्र बनाए गए थे, यहाँ आप देख सकते हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे, अब वो जो ये रंग बनाते थे इन्हें कैसे बनाते थे यहाँ बताया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खाद्य पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता होगा। उस समय में हो सकता है जो उत्सव होते थे उस समय उत्सव मनाने के लिए, उत्सव की खुशी में जो है ये दीवारों पर चित्रण किया जाता होगा जानवरों का। फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले या कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया हो, या हो सकता है कि जब कभी शिकारी के लिए निकलते थे तो उनके अनुष्ठानों के लिए जो है ये सारे जानवरों के चित्र बनाए जाते होंगे दीवारों पर। नेक्स्ट है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हेयक तुर्की में है। अब आपको कहा जा रहा है कि आपके पास अगर एटलस है तो उस एटलस में जो है तुर्की ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हेयक जो है वो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। यहाँ पे जो है दूर दराज से यहाँ हेयक तुर्की में जो है दूर दराज से कई चीज़ें लाई जाती थी, जैसे सीरिया से चकमक पत्थर जो होते थे, सीरिया में चकमक पत्थर पाया जाता होगा वहाँ से उनसे लाया जाता था। लाल सागर से जो कौड़ियाँ मिलती थी वो कौड़ियाँ आपके घर में है क्या? आपको कौड़ियाँ दिखती हैं? वो जो शंख के साथ साथ वो कौड़ियाँ भी मिलती है, वाइट कलर की होती हैं कौड़ियाँ, तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ, सीप सब भी मिलते थे, वो भी वाइट होते हैं। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो ये जिस टाइम के बारे में हमें बताया जा रहा है उस टाइम पे पहिए वाले वाहन का विकास नहीं होता था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। लोग खुद ही पैदल या तो जाते थे या फिर जानवरों की पीठ पे, घोड़े पे, ऊँट पे, इन सब पे, हाथी पे चढ़ कर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे धीरे धीरे फिर जानवरों की गाड़ी आने लग गई, बैलगाड़ी सब आने लग गई। यहाँ पे हमारे कुछ उपयोगी शब्द हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, जैसे आखेट खाद्य संग्राहक। आखेट खाद्य संग्राहक आपको पता है ना? बताइए आखेट खाद्य संग्राहक क्या होता है? तो वही होता है जो शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करते थे, जगह जगह घूम करके करते थे। पुरास्थल वे स्थान होते थे जहाँ से हमें पुराने अवशेष जो हैं, इमारतों के अवशेष मिले हैं, मतलब के पत्थरों के अवशेष मिले हैं, वे सारे स्थान जहाँ से हमें पुरानी वस्तुएं मिली हैं वे सभी पुरास्थल से। उद्योग स्थल जहाँ पे उद्योग होते थे, आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते हैं वो आवासीय स्थल हो गया। पूरा पाषाण हो यानी कि प्राचीन पत्थर का काल, पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। मध्य पाषाण में मध्य लग गया यानी कि पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण आया, मध्य पाषाण के बाद लघु पाषाण आया। फिर कृषक के बारे में भी हमने देखा कि कैसे वो लोग कृषक बने, खेती करने लग गए, पशुपालक बने, जानवरों को पालने लग गए। फिर कैसे नव पाषाण युग आया। फिर कब्र के बारे में भी हमने देखा कि इंसान जब मर जाते थे तो उन्हें इसी कब्र में गाड़ दिया जाता था। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।